गुड मॉर्निंग। भारतीय मूर्तिकला में हम बच्चों में आपको मौर्य काल पढ़ा रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल के अंदर किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर शासन स्थापित किया, मौर्य वंश की नींव रखी और किस तरह से वास्तुकला व मूर्तिकला के विकास में अपना योगदान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। उनके समय में बने स्तंभों के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अशोककालीन स्तंभों के बारे में आगे और बताने जा रही हूँ। स्तंभ की बनावट। इन स्तंभों के लाट गोल व नीचे से ऊपर तक चढ़ाव उतारदार हैं। इन स्तंभों की लंबाई लगभग ऊंचाई लगभग 40 फुट तक है और वजन 1000 से 1200 मन तक का होता है। स्तंभों के ऊपर के जो परगहे बने हैं, जहाँ पे किसी पशु आकृति को स्थापित किया गया है, उसके 5 भाग हैं। फर्स्ट, चौकी, यानी जब पिलर ख़त्म होता है तो उसकी गोलाई के ऊपर एक गोल या चौकोर आकार की चौकी बनी हुई रहती है। इस चौकी के ऊपर कंठा, एक गोल कंठा बनाया गया है बैठकी के ऊपर, फिर कंठा बना हुआ होता है। फिर तीसरा पार्ट जो होता है वो बैठकी होता है। मेखला के ऊपर लोटे हुए कमल यानी उल्टे कमल की आकृति अथवा उल्टे कमल की जिसमें की पंखुड़ियों को अलंकारिक आकृति को बैठकी या घंटाकृति कलाकृति कहते हैं, वो बनी हुई होती है। चौथी जो चीज़ होती है वो होती है मेखला। यह इकहरी या द्विहरी बनी होती है जो लाट के ठीक ऊपर और सबसे पहले आती है। फिर शीश, चौकी के ऊपर एक या एकाधिक पशुओं की मूर्तियाँ बनी हुई होती है, जिसके ऊपर वो जानवर या पशु आकृति बनी हुई होती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो लाट यानी जो मीनार होता है या जो स्तंभ होते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले होती है मेखला, फिर मेखला के ऊपर बैठकी, बैठकी के ऊपर कंठा, कंठा के ऊपर चौकी, और ये संपूर्ण चीज़ें मिलके क्या कहलाता है? परगहा कहलाता है, जिसके ऊपर वो पशु आकृति बनी हुई होती है। मेखला पर मनका अथवा डोरी का उभावदार अलंकरण किया हुआ रहता है। उसी प्रकार कंठे में भी अलंकरण किया हुआ मिलता है, अथवा कभी कभी यह कंठा सादा भी रहता है। इसके ऊपर की चौकी पर पशु पक्षियों की आकृतियाँ बनाई गई है। प्राय सिंह, बैल, अश्व अथवा हाथी का अंकन हुआ मिलता है। लोरिया नंदगढ़ के स्तंभ की चौकी पर उभारदार उड़ते हुए हंस अंकित किए गए हैं तथा शीर्ष पर सिंह बनाया गया है। रामपुरवा के स्तंभ पर की चौकी गोलाकार है, जिस पर पक्षी बनाए गए हैं। चौकी के ऊपर एक सिंह उकड़ू बैठा है। रामपुरवा के दूसरे स्तंभ शीर्ष पर बैल की आकृति बनी है। इसके नीचे की गोलाकार चौकी पर कमल पुष्पों व कलिकाओं का बहुत सुंदर अलंकरण देखने को मिलता है। आजकल ये बैल का स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया हुआ है। संकाशय यानी संकीसा के स्तंभ शीर्ष पर हाथी अभी भी सुरक्षित है। स्तंभ भंग हो गया है, लेकिन साथ ही कहीं खो भी गया है। इन सभी स्तंभों में से सारनाथ का स्तंभ सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बखीरा गांव के सिंह शीर्ष स्तंभ में सिंह की आकृति कुछ अधिक भारी व बेडोल बनाई गई है, जो अन्य सिंह शीर्ष स्तंभों से अधिक प्राचीन नजर आती है। इसकी जो बेडोल आकृति है उसको देखकर हमें लगता है कि ये इन सब स्तंभों से पहले की बनी हुई है।
संभवतः यह भी हो सकता है कि अशोक काल से पहले की हो, किसी और मौर्य शासक के काल में बनी हुई हो। अशोक के स्तंभों में जो सबसे सुंदर स्तंभ है वो सारनाथ का स्तंभ कहलाता है। वस्तुतः इन स्तंभों की कला उत्तरोत्तर विकसित होती गई थी और सारनाथ के स्तंभ पर जाकर यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सारनाथ का यह स्तंभ अशोककालीन मूर्तिकला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके शीर्ष पर चारों दिशाओं में मुंह किए हुए 4 सिंहों की ओजपूर्ण मूर्तियों की संसार प्रसिद्ध कला के कारण इसे भारत के राष्ट्र चिन्ह होने का गौरव प्राप्त हुआ है। संसार भर के कला प्रेमियों व कला समीक्षकों ने सारनाथ के इस स्तंभ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सारनाथ का यह स्तंभ अशोक के शासनकाल में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में 242 ईस्वी पूर्व से 282 ईस्वी पूर्व के मध्य स्थापित किया गया। इस स्तंभ का परगाहा पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु इन पर बनी हुई सिंह की आकृतियों के ऊपर पहले एक धर्म चक्र रखा हुआ था जो कि टूट गया है। इसकी गोल चौकी पर 4 धर्म चक्र बने हुए हैं। उनके बीच में भी 4 पशु हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल अंकित हैं, जो चारों दिशाओं में दौड़ते हुए आंके गए हैं। ये चारों पशु मूलतः भारतीय हैं और प्राचीन युग में चारों दिशाओं के प्रतीक माने गए हैं। इनमें से जो सिंह है वह शौर्य, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। जो गज यानी हाथी है वो चातुर्य, विशालता और ऐश्वर्य का प्रतीक है। वृषभ भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। अश्व राज्य के विस्तार का प्रतीक है। अंतिम दोनों पशु आर्यों के प्रिय पशु हुआ करते थे। इस चौकी के ऊपर चारों दिशाओं में मुंह किए हुए 4 सिंहों की बड़ी ही ओजवान आकृतियां बनी हैं जो अत्यंत दर्शनीय हैं। संसार की कला में इतना प्राणवान अंकन अन्यत्र मिलना दुष्कर है। इनके प्राचीन अंग को बड़ी ही कुशलता से बनाया गया है। कल्पना व वास्तविकता के सुंदर सम्मिश्रण ने इन्हें संसार की सर्वोत्कृष्ट कलाकृतियों के समकक्ष ला खड़ा किया है। इन सिंहों की आकृतियों में कहीं भी उग्रता व हिंसा का भाव नहीं आ पाया है। इनके फहराते हुए लहरदार केश बड़ी बारीकी से बनाए गए हैं। ये चारों सिंह पीठ से पीठ जोड़े हुए बैठे हुए हैं। इनके लहराते हुए बालों यानी अयाल की लटें अलंकारिक विधि से बनाई गई हैं। शरीर की बनावट गढ़ी हुई है तथा नाप तोल में ये चारों बिल्कुल एक समान हैं। पहले इनकी आंखों में मणि लगे हुए थे, परंतु अब वे लुप्त हो गए या कहीं खो गए हैं। इन सिंहों के ऊपर पहले धर्म चक्र रखा हुआ था जो अब टूट चुका है। इस विशाल चक्र का व्यास 2 फुट 9 इंच था तथा इसमें 32 अरे बने हुए थे। अब यह परगाह सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। सांची के परगाह पर भी इसी तरह के चौमुखे सिंह बने हैं, परंतु वे सारनाथ के स्तंभ पर बने परगाहों के समान ओजपूर्ण नहीं हैं। हालांकि कहा जाता है कि उपयुक्त वर्णित सभी स्तंभ जो मैंने आपको बताए हैं वे सभी अशोककालीन नहीं हैं। कुछ उससे पहले के बने हुए हैं और कुछ अशोक ने अपने सहस्राब्द के अभिलेखों में स्पष्ट रूप से कहा है कि शिलालेख वहाँ भी खोदे जाएं जहाँ स्तंभ विद्यमान है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अशोक ने वहाँ पे शिलालेख लगवाए हो या अशोक ने वहाँ पे उन
स्तंभों पर खुदवाया हुआ हो। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये महाभारत कालीन राजसूय यज्ञ के ध्वज स्तंभ भी हो सकते हैं, जिसका सदुपयोग अशोक ने अपने धर्म प्रचार के साधन के रूप में अपनाया हो। लेकिन ऐसा कोई भी लेख हमें प्राप्त नहीं होते। इससे यही माना जाता है लेकिन कि सभी स्तंभ अशोककालीन है, लेकिन इनमें से स्पेशली लुम्बिनी, निगलेवा, सारनाथ, बुद्ध गया, सांची व अन्य स्थानों के स्तंभ निश्चित रूप से अशोककालीन ही है। इन्हें हम अशोककालीन ही मानते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में मौर्यकालीन मूर्ति कला के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।